एक गांव था जिसमें महेश नाम का एक किसान रहता था। महेश के पास 1 बीघा जमीन थी जिसमें वह अपने बूढ़े बैल के साथ खेती किया करता था। महेश की पत्नी देवकी बड़ी ही लालची और हमेशा महेश पर गुस्सा करती थी। महेश के 2 बेटे थे जो शहर में रहकर काम किया करते थे, परंतु वह अपने पिता को पैसे नहीं भेजते थे, तो महेश खुद ही खेती करके अपना घर का खर्चा चला लिया करता था। फिर एक दिन अरे देवकी, ओ देवकी, खाना बन गया क्या? मुझे देरी हो रही है। जी आप भी सुबह सुबह उठकर देरी का रटना लगाते रहते हैं। मैं भी तो इंसान हूँ, मशीन नहीं। वैसे भी मेरा हाथ बटाने के लिए कोई भी नहीं है। अभी खाना बनने में 10 मिनट और लगेंगे। अरे तुम बस यही बात का रटना लगाती रहती हो। इस समय पर सभी किसान अपने खेतों पर होते हैं और मैं अभी तक घर पर ही हूँ। चलो मैं भी बैल को तैयार करता हूँ, तुम तब तक खाना बांधो। कुछ देर बाद देवकी खाना बांधकर बाहर आती है। ये लीजिए, खाना तैयार हो गया है। लाओ दो, आज तो बड़ी ही देर हो गई है। महेश अपने बैल को लेकर खेतों में काम करने चला जाता है। महेश का बैल काम करते करते थककर वहीं बैठ जाता है। अरे अब तुझे क्या हुआ? लगता है तू थक गया है। चल कोई बात नहीं, वैसे भी तू बूढ़ा हो गया है। थोड़ा और काम कर लेते हैं, फिर कल तो मैं नई और मजबूत बैल लेकर आऊंगा। फिर तू हमेशा आराम करना। दोनों फिर से खेतों में काम करने लगते हैं। शाम को महेश अपने घर आता है। अरे भाग्यवान, सुनती हो? अपने बैल को कुछ खाने के लिए दे दो और उसे पानी भी दे देना। मैं अभी मुंह हाथ धोकर आता हूँ, तब तक तुम खाना लगाओ। सुनिए जी, सुबह से लेकर शाम तक मैं भी घर का काम करते करते थक गई हूँ। आप खुद ही बैल को खाना दे दीजिए। महेश बैल को खाना दे देता है। अरे देवकी, हमारा बैल अब बूढ़ा हो गया है। अब वो खेतों में भी ठीक से काम नहीं कर पाता। मैं सोच रहा हूँ कल ही मैं 2 नए और मजबूत बैल को लेकर आऊँ। सुनिए जी, ये तो फालतू के खर्चे हैं। हमारा बैल ही खेतों में काम करेगा। अगर नहीं कर पाता तो इसे कसाई को बेच दो। जो पैसे आए उससे नया बैल खरीद लेना। नहीं देवकी, तुम इतनी कठोर दिल कैसे हो सकती हो? हमारा बैल हमारे साथ काफी दिनों से रहा है, हम उसे बेच कैसे सकते हैं? तो हमारे पास 3 बैलों को खिलाने के पैसे कहाँ से आएंगे? मुझे नहीं पता। जब मैंने कह दिया तो कह दिया। कल मैं 2 नए बैल लेकर आऊंगा। अब मुझे इससे ज्यादा इस पर चर्चा नहीं करनी है। ठीक है, जितने बैल लाना है उतने बैल लाइए। कीजिए अपनी मनमानी, मुझे नहीं पता। अगली सुबह महेश नए बैल लेने जाता है। अरे महेश भाई, कैसे हो? और यहाँ आना कैसे हुआ आपका? अरे सुरेश भाई, अब मेरा बैल बूढ़ा हो गया है और वो खेतों में काम नहीं कर पाता। मुझे 2 ऐसे बैल दो जो जवान और मजबूत हों। अरे सही वक्त पे आए हो। 10 दिन पहले ही मेरे पास एक आदमी 2 बैलों को देकर गया है। तुम चाहो तो उन्हें ले सकते हो। अच्छा, तो वो दोनों बैल मुझे दे दो, मैं उनको खरीदना चाहता हूँ। तो कितनी कीमत है उन दोनों की? मैं दोनों बैलों को 30,000 में बेचूंगा, यानी कि एक बैल 15,000 में। क्या इतने सारे? क्या तुम कुछ पैसे कम नहीं कर सकते? देखो भाई महेश, ये बैल मैंने 18,000 रुपए में खरीदे थे, यानी एक बैल 9,000 रुपए में। और ये बैल मैंने 10 दिन पहले खरीदे थे, जिससे मैंने इनको खूब सारा चारा खिलाया। ये जवान है तो चारा भी बहुत खाते हैं, तो मैंने उनका भी मूल्य जोड़ लिया। बात तो तुम्हारी सही है, पर मैं दोनों बैलों को 20,000 रुपए में खरीदूंगा। चलो ठीक है,
मैं तुम्हें काफी वक्त से जानता हूँ, तो तुम इन दोनों बैलों को 20,000 रुपए में ही ले जाओ। महेश दोनों बैलों को लेकर अपने घर आ जाता है और देवकी को आवाज लगाता है। अरे देवकी, जरा बाहर तो आओ और बताओ तुम्हें ये दोनों बैल कैसे लगे। हाँ जी, बैल तो बड़े ही जवान और मजबूत हैं। मुझे लगता है आपने इनकी काफ़ी अच्छी कीमत दी है, क्योंकि ये सस्ते तो हो नहीं सकते। हाँ देवकी, बिल्कुल सही पहचाना तुमने। इतने महंगे और मजबूत बैल कोई यूं ही सस्ते में थोड़ी देगा। मैंने इन दोनों बैलों को 20,000 रुपए में खरीदा है। 20,000 रुपए? मुझे तो पता ही था आप यूं ही व्यर्थ में पैसे खर्च कर रहे हैं। इतने पैसे अगर जोड़कर रखते तो कहीं जरूरत में काम आते। अरे भाग्यवान तुम भी ना। अब हमारे पास बैल है ना, तो हम जल्द ही बहुत अच्छी खेती कर लेंगे। फिर अगली सुबह महेश के घर रघु नाम का एक 20 वर्ष का लड़का आता है। अरे महेश चाचा, ओ महेश चाचा, जरा बाहर तो आइए। कुछ देर बाद महेश घर से बाहर आता है। अरे बेटा, तुम कौन हो और क्या चाहिए तुम्हें? चाचा जी, मेरा नाम रघु है और मैं यहीं पास ही रहता हूँ। मुझ पे कोई भी काम नहीं है, तो मैंने सोचा महेश चाचा के घर ही कुछ काम कर लूँ। अगर आपके खेतों में कुछ काम करना हो तो मुझे रख लीजिए, मैं आपके सारे काम कर दूंगा। चल ठीक है, तू मेरे छोटे मोटे कामों में हाथ बटा सकता है। तू मेरे साथ आज ही चल। महेश नए बैलों से कुछ ही महीनों में अच्छी फसल उगा लेता है। फिर एक दिन देवकी, काफी दिन हो गए हैं, मैं अपने दोनों नए बैलों को काफी दिनों से झील पर नहीं ले गया हूँ, तो सोच रहा हूँ आज दोनों को वहीं नहलाने के लिए ले जाता हूँ। हाँ ठीक है, जाइए। महेश और रघु दोनों बैलों को लेकर झील के पास जाते हैं। तुम दोनों बहुत दिनों से नदी में नहीं नहाए ना, तो आज जितना नहाना है तुमको नहा लो। महेश के इतना कहते ही तभी एक बैल की घंटी नीचे गिर जाती है। अरे, ये घंटी इतनी चमक कैसे रही है? महेश उस घंटी को उठाकर उसकी जांच करने लगता है। अरे, ये तो बिल्कुल सोने जैसी चमक रही है। कहीं ये सोने की घंटी ही तो नहीं है? अरे रघु, जरा इधर तो आ। अरे क्या हुआ चाचा जी, और ये क्या पकड़े हो? अरे रघु, जरा देख तो, ये घंटी कहीं सोने की तो नहीं है? अरे चाचा जी, ये आपको कहाँ से मिली? ये तो बिल्कुल सोने की लग रही है। अरे रघु, व्यर्थ में ही सपने मत देख, हमें पूरी तरह नहीं पता है कि ये सोने की घंटी है। अरे चाचा जी, हम दोनों बहस क्यों कर रहे हैं? एक काम करते हैं, हम इस घंटी को लेकर सोनहार के पास चलते हैं। हाँ, ये बात तूने सही कही है, चलो वहीं चलते हैं। महेश और रघु दोनों घंटी को लेकर सुनहार के पास जाते हैं। अरे सुनहार जी, जरा देखिए तो, क्या ये घंटी सोने की है? अरे, इसमें देखने की क्या बात है, काफी वक्त से सुनहार रह चुका हूँ मैं तो देख के ही बता दूंगा। ये घंटी पूरे असली सोने की है। अगर इसे बाजार में बेचने जाओगे तो इसकी कीमत तुम्हें अधिक मिलेगी। अरे वाह चाचा जी, अब तो आप इस गांव के सबसे अमीर व्यक्ति बन जाओगे। अरे रघु, ये बात सही नहीं है। मुझे लगता है ये दोनों घंटियाँ उसी व्यक्ति की हैं जिसने मुझे बैल बेचे हैं। मैं ये दोनों घंटी उसको ही वापस दे आऊंगा, क्योंकि मैं किसी का सोना रखना नहीं चाहता। अरे चाचा जी, अगर मैं आपकी जगह होता तो ये गलती भूल के भी नहीं करता। नहीं रघु, हमें कोई नहीं देख रहा, पर हमें भगवान तो देख रहे हैं ना। ये अमानत उसी व्यापारी की है, तो मैं उसको कल वापस दे आऊंगा। महेश और रघु दोनों अपने घर लौट जाते हैं और महेश सारी बात अपनी पत्नी को बता देता है। अरे वाह जी, अब हम तो बहुत अमीर हो जाएंगे। नहीं देवकी, ये अपराध मैं नहीं कर सकता। ये दोनों घंटी उस व्यापारी की हैं, तो मैं कल उसे वापस कर आऊंगा। जी आप पागल तो नहीं हो गए? अगर हम ये सारा सोना रख लेंगे तो हम इस गांव में सबसे धनवान व्यक्ति बन जाएंगे। नहीं देवकी, अगर हमारे भाग्य में बहुत सारा धन लिखा होगा तो हमें हमारी मेहनत से मिल जाएगा, परंतु मुझे ये मिला हुआ सोना नहीं चाहिए।
अगले दिन महेश उस घंटी को लेकर उसी व्यापारी के पास जाता है। अरे भाई, ये दोनों घंटियाँ आपने शायद मुझे उन दोनों बैलों के साथ दे दी थी, पर आप शायद भूल रहे हैं ये सोने की है और ये आपकी अमानत है, आप ही रखिए। अरे नहीं महेश, मुझे तो पता भी नहीं था ये घंटी सोने की है। मुझे जिस व्यक्ति ने ये दोनों बैल बेचे हैं, मैंने तो बस इनको खाना खिलाया है जब से, और तू आया तो तुझे बेच दिए। अगर ये घंटी मेरे भाग में होती तो मैं इन्हें पहले ही ले लेता, पर मैंने अब इनको काफी कम मूल्य में तुमको बेच दी हैं। अब मैं इनको नहीं ले सकता। अरे नहीं नहीं भाई, मैं किसी और का सोना नहीं ले सकता। तो हम एक काम करते हैं, हम इन घंटियों को बेचकर गांव में एक कुआं खुदवा लेते हैं, जिससे काफी सारे गांव वाले खुश हो जाएंगे। हाँ भाई, ये बात तो तुमने सही कही है। अब हम यही करेंगे। दोनों मिलके गांव में एक कुआं खुदवाते हैं और सारे गांव वाले बहुत ही खुश होते हैं। सभी किसानों की खेती बहुत अच्छी होने लगती है। एक गांव था जिसमें मोहन नाम का एक आलसी लड़का रहता था। मोहन 20 वर्ष का था। वह अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक झोपड़ी में रहा करता था। मोहन के पिता एक हादसे में चल बसे। तभी से मोहन की माँ मालती घर घर जाकर काम करती और अपने घर का खर्चा चलाती, और मोहन दिन भर घर में पड़े पड़े सोता रहता। बेटा मोहन, मैं काम पर जा रही हूँ, चल अब तो उठ जा और घर की सफाई भी कर लेना। अरे माँ, सोने दो, आप जाओ यहाँ से। मालती काम करने सेठानी के घर जाती है। मालती, तू बूढ़ी हो रही है, घर बैठकर आराम कर। तेरा बेटा 20 वर्ष का है ना, उससे कह कहीं काम पर जाए, वो तेरा और अपना तो खर्चा उठा ही सकता है ना। हाँ मेम साहब, आप सही कह रही हैं। मेरा बेटा नौकरी तो ढूंढ रहा है, पर उसे मिल ही नहीं रही। अगर नौकरी नहीं मिल रही है तो उससे कह कहीं खेतों में ही काम कर लिया करे। वैसे भी मैंने अब नई नौकरानी रख ली है, तू ठीक से सफाई नहीं कर पाती। ठीक है मालकिन, मेरे इस महीने की पगार दे देना। मालती अपने पैसे लेकर अपने घर आ जाती है। अरे माँ, आज तो आप बड़ी ही जल्दी आ गईं। बेटा, अब तू कहीं नौकरी ढूंढ ले। मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरे हाथ पैर ठीक से काम नहीं करते। देख, तेरे दोस्त तुझसे कितने आगे निकल गए और तू अभी तक काम पर भी नहीं जाता। अरे माँ, तू जानती तो है मैं कितनी जगह नौकरी ढूंढी, परंतु एक भी नहीं मिली। मेरे दोस्त आगे निकल गए हैं तो उसमें मेरी क्या गलती। बेटा, तू मेरी हर बात हंसी में टाल देता है। तू एक काम कर, सेठ जी के पास जा, वही तुझे कुछ काम देंगे। जिस दिन मैं नहीं होंगी ना, उस दिन तुझे पता चलेगा। चलिए ठीक है माँ, मैं अभी ही जाता हूँ। मोहन सेठ के घर जाता है। अरे सेठ जी, कोई काम मिलेगा? मैं काफी दिनों से काम की तलाश में घूम रहा हूँ, कोई काम ही नहीं मिल रहा। मैंने सोचा कि अब मैं सेठ जी के घर कुछ ना कुछ काम कर ही लूंगा। हाँ मोहन, तुम यहाँ काम तो जरूर कर सकती हो। तुम्हें मेरे खेतों में दिन भर काम करना है और मैं तुम्हें शाम को 20 रुपए दे दूंगा। क्या, बस 20 रुपए? अरे सेठ जी, इतने से मेरा घर कैसे चल पाएगा? देख मोहन, मंजूर है तो बोल, वरना कोई बात नहीं। वैसे भी इस पूरे गांव में मेरे बराबर पैसे तुझे कोई नहीं देगा। अरे रहने दीजिए सेठ जी, मैं कहीं और ढूंढ लूंगा। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। मोहन वापस अपने घर आ जाता है और सारी बात अपनी माँ को बता देता है। अरे बेटा, कितनी अच्छी नौकरी मिल रही थी, तू फिर भी सेठ जी को मना क्यों कराया? माँ, मुझे सुबह से लेकर शाम तक काम करने के केवल 20 रुपए मिलेंगे, उससे अपना घर कैसे चलेगा? बेटा, मैं दिन भर काम करती हूँ, जिसके मुझे महीने में 200 रुपए मिलते हैं और तुझे तो 600 रुपए मिल रहे हैं। माँ, आजकल 600 रुपए में क्या होता है?
मैं कहीं और ढूंढ लूंगा। बेटा, कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता। बड़े काम की शुरुआत छोटे काम से ही होती है। नहीं माँ, मैं और कोई काम ढूंढ लूंगा, पर मुझे इतने कम पैसों में नौकरी नहीं करनी है। मोहन इतना कहकर वहाँ से गुस्से से चला जाता है। मोहन अगले दिन काम की तलाश में जाता है। माँ, मैं काम ढूंढने जा रहा हूँ, आने में थोड़ी देरी हो सकती है। ठीक है बेटा, जा। मोहन चलता चलता एक जमींदार के पास पहुंचता है। दर्जी, मेरा नाम मोहन है। मैं बहुत दिनों से काम ढूंढ रहा हूँ, पर मुझे एक भी काम नहीं मिला। मैं बड़ी दूर से आया हूँ। अगर आपके पास कोई काम हो तो मुझे दे दीजिए। मैं बड़े मन लगाकर काम करूँगा। हाँ, काम तो है। तुझे रोज की 50 बोरियां उठाकर गोदाम में रखनी है और मैं हर शाम तुझे 50 रुपए दे दूंगा। बस 50 रुपए? इतने में क्या होगा सेठ जी? देख मोहन, मैंने तेरी हालत को देखकर ही तुझे ज्यादा पैसे बताए हैं। ना तो तू पढ़ा लिखा है और ना ही मेहनती दिखाई देता है। बस तुझे तो कम काम में ज्यादा पैसे चाहिए। अगर तुझे 50 रुपए नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, तू कहीं और ढूंढ लेना। मोहन काम के लिए मना कर देता है और वापस अपने घर आ जाता है। बेटा, क्या हुआ? तुझे नौकरी मिली? नहीं माँ, मैं एक जमींदार के पास गया था। मुझे रोज के 50 बोरियां उठाकर इस गोदाम से उधर रखनी है। इस काम के बदले मुझे केवल 50 रुपए ही मिल रहे हैं, इसीलिए मैं मना कर आया। बेटा, रोज के 50 रुपए कम नहीं होते। पहले तो तूने अच्छी खासी नौकरी को ठुकरा दिया, अब इसको भी मना कर रहा है। माँ, तुम महंगाई देख रही हो। आजकल 50 रुपए में कुछ भी नहीं होता। फिर मैं व्यर्थ में इतनी मेहनत क्यों करूं? मालती अपने बेटे से बहुत परेशान हो जाती है। फिर अगले दिन मालती अपने बेटे को लेकर एक बाबा जी के पास जाती है। बाबा जी, ये मेरा बेटा मोहन है। इसे कोई भी नौकरी नहीं मिल रही और जब भी इसे नौकरी मिलती है ये कम पैसे देखकर उसे छोड़ देता है। बेटा मोहन, तुम आखिर नौकरी करना क्यों नहीं चाहते? क्या तुम अपनी बूढ़ी माँ का सहारा नहीं बनना? बाबा जी, मैं जिस भी सेठ के घर काम मांगने जाता हूँ वो मुझे बहुत ही कम पैसे देते हैं। कोई 20 देता है तो कोई 50 देता है। इतने कम पैसों में आजकल क्या होता है? बाबा जी, इतने कम पैसों में ना ही मैं कुछ कर पाऊंगा, ना ही अमीर बन पाऊंगा। रुक, मैं तुझे एक ऐसा मंत्र बताता हूँ जिससे तेरे घर में कम पैसों में ही बहुत बरकत होगी। तेरे 10 रुपए 100 रुपए बराबर हो जाएंगे। हाँ बाबा जी, मुझे कोई ऐसा मंत्र बताइए कि मैं जिस भी सेठ के घर नौकरी पर जाऊं वो मुझे बहुत सारे पैसे दे। बेटा मोहन, ये तो नहीं हो सकता, पर जो मंत्र मैं तुझे बताऊंगा उससे तुझे बहुत फायदा होगा। बस तू जो भी काम करने जाए, पैसों के चक्कर में उस काम को छोड़ मत देना। बस तू ये सोचना कि यह काम मेरा ही है और ये मैं अपना ही काम कर रहा हूँ। बस तू ये सोचकर 1 साल तक ये काम करके देख, फिर मेरे पास आना। ठीक है बाबा जी, जैसा आप कहते हैं वैसा ही मैं करूँ। बाबा जी के कहने पर मोहन सेठ के घर बड़े ही लगन से और मेहनत से काम करने लगता है। अरे वाह मोहन, तू तो बड़ी ही मेहनत और लगन से काम कर रहा है। सोच रहा हूँ तेरी सैलरी बढ़ा दूं। चल एक काम करता हूँ, मैं तेरी सैलरी आज से 100 रुपए कर देता हूँ। जी ठीक है सेठ जी, जैसी आपकी इच्छा। मोहन ऐसे ही 1 वर्ष तक बहुत मेहनत और लगन से काम करता है। 1 वर्ष बाद मोहन बहुत ही अमीर हो जाता है और उसके पास गाड़ी, बंगला और बहुत सारा धन होता है। फिर एक दिन, माँ, आज पूरे 1 वर्ष बीत गया है। देखा, बाबा जी की कई बातों पर हमें कितना फायदा हुआ है। हम पहले कैसे थे
और आज हम पर भगवान की दया से सब कुछ है। माँ, मैं आज उन्हीं बाबा के पास जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, जा। मोहन उन बाबा जी के पास जाता है। बाबा जी, आपने मुझे जो पहले बात बताई थी, मैंने वही सोचकर काम किया और आज मुझ पर सब चीज है, गाड़ी, बंगला, बहुत सारा धन भी। बेटा, जब तूने मेरी कही बात सोचकर काम किया तो तेरे अंदर आत्मविश्वास जाग गया। तूने हर साल यही बात सोचकर बड़े ही मेहनत और लगन से काम किया। आज तू बहुत धनवान हो गया है। अगर तू ज्यादा सैलरी के चक्कर में पड़ा होता तो शायद तू आज भी नौकरी ढूंढ रहा होता। बेटा मोहन, पैसा इंसान को अमीर नहीं बनाता। अगर इंसान मेहनती है तो वो खुद ब खुद धनवान बन जाता है। एक गांव था रामपुर, जिसमें महेश अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ रहता था। महेश बहुत ही सीधा साधा और बहुत ही मेहनती था। महेश के पास एक खेत था जिसमें वह बहुत अच्छी फसल उगाया करता था। इसी कारण से सारे गांव वाले उससे जलते थे। फिर एक दिन, अरे भाग्यवान, मैं खेतों पर जा रहा हूँ, आने में थोड़ी देर हो सकती है। हाँ ठीक है, जाइए। महेश खेतों पर जाता है और देखता है उसके खेतों में आग लग रही थी। हे भगवान, ये क्या हुआ? मेरी सारी फसल जल गई। अब मैं क्या करूँगा? मेरी सारी मेहनत खराब हो गई। महेश के खेतों के बगल में ही रघु के खेत थे। रघु महेश को रोता देखकर बहुत ही खुश होता है। फिर एक दिन, अरे महेश, मैंने सुना है तेरे खेतों में आग लग गई। यार, तेरे साथ बड़ा ही बुरा हुआ। हाँ रघु भाई, पता नहीं किसने मेरे खेतों में आग लगा दी। मेरी सारी मेहनत खराब हो गई। रघु महेश की ऐसी हालत देखकर मन ही मन खुश होता है। पता नहीं किसका काम है ये, जिसने हमारे खेतों में आग लगाई है। उसे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। मेरी बद्दुआ लगेगी उसे। इनकी बददुआ सुनने से अच्छा है यहाँ से जल्द खिसक लेता हूँ। मुकेश भाई, अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे खेतों में बहुत काम करना है। वैसे भी इन गरीबों की बददुआ का असर मुझ पर नहीं होगा, और अब वैसे भी मुकेश मुझसे कौन सा आगे निकल जाएगा। कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, सुनिए जी, आप कब तक यूं ही बैठे रहोगे? आप फिर से खेतों में काम क्यों नहीं करते? हाँ सुमित्रा, तुम बात तो सही कह रही हो। आखिर मैं कब तक बैठा रहूंगा? पर फिर से कोई मेरी मेहनत खराब ना कर दे। भगवान पर भरोसा रखो, भगवान जरूर कुछ न कुछ करेंगे। ठीक है, अब मैं खेतों पर जा रहा हूँ। महेश खेतों के लिए निकल जाता है और रघु उसे देख लेता है। अरे, ये महेश कहाँ जा रहा है? मुझे इसका पीछा करना होगा, कहीं ये मुझसे अमीर ना हो जाए। महेश खेतों पर जाता है और देखता है उसके खेत में एक बहुत ही बड़ा वृक्ष लगा हुआ था। अरे, कुछ दिनों में ही इतना बड़ा वृक्ष कहाँ से उग आया? कुछ दिन पहले तो नहीं था। तभी महेश को एक आवाज आती है। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? अरे, तुम तो पेड़ हो ना, तुम बोल कैसे सकते हो? डरो मत, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। कुछ दिनों के लिए मैं इस धरती पर आया हूँ और यही मेरा स्थान है। पर ये तो मेरा खेत है और मैं खेती किस में करूँगा? जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक तुम यहाँ खेती नहीं कर सकते। देखिए, मुझ पर दया करो। अगर मैंने खेती नहीं की तो मैं और मेरी पत्नी भूख से मर जाएंगे। अच्छा, तो यह बात है। वह जादुई पेड़ महेश को एक सोने से भरा घड़ा दे देता है और कहता है, ये लो महेश, जब तक मैं यहाँ हूँ
तब तक तुम इसी से अपना गुजारा करो। इतना सारा धन्यवाद आपका। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। महेश वह घड़ा उठाकर वहाँ से चला जाता है। वहीं पेड़ के पीछे छिपकर रघु सब देख लेता है और पेड़ के पास चला जाता है। हे जादुई पेड़, मुझे भी बहुत सारा पैसा दो। कौन हो तुम? भला मैं क्यों दूं तुम्हें पैसे? अगर तू मुझे पैसे नहीं देगा तो मैं तुझे काट दूंगा। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानेगा। वो जादुई पेड़ रघु को सोने का बना देता है और रघु हमेशा सोने की मूर्ति बन जाता है।